When love rivals meet. शशांक, जो कुछ ही दूर अचंभे में था, उसने गुरु जयदेव को कार्तिक के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने मुंह से खून थूका और वो खुद मौत की कगार पर था। ये कैसे संभव हुआ? कार्तिक स्पष्ट रूप से सिर्फ एक आम और बेकार इंसान है। उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत क्यों और कैसे आ गई? शशांक अब और नहीं बोल सकता था। कार्तिक के हमले ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। वो केवल अपने होंठ हिला सकता था। उसे आज भी याद है जब माया के माता पिता उसे जायसवाल परिवार में लाए थे। तब उसने एक कमजोर और शक्तिहीन कार्तिक को देखा था। उस समय कार्तिक के पास कोई पैसा, शक्ति और बैकग्राउंड नहीं था। यहां तक कि कार्तिक और माया के छोटे से विला की ईएमआईज का भुगतान भी ज्यादातर माया द्वारा ही किया जाता था। उस वक्त भी उसने कार्तिक का मजाक उड़ाया था। माया जैसी महिला वास्तव में कार्तिक जैसे निकम्मे से शादी करेगी, ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, खासकर जब कार्तिक माया के लिए जायसवाल परिवार का घर जमाई बनने को भी तैयार हो गया था। तो उसने कार्तिक का और भी ज्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन मुंह पर कितना ही मजाक उड़ा ले, अंदर ही अंदर वो खुद भी जानता था कि वो कार्तिक से जलन रखता था, क्योंकि कार्तिक के पास वास्तव में इतनी खूबसूरत माया थी जो उसके प्यार में पागल थी। और ये क्यों था, इसका कारण वो आज तक समझ नहीं पाया था। माया इतनी सुंदर थी। वो पूरे पुणे शहर की 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी, जिसके सपने शहर का हर यंग लड़का देखा करता था। शहर के बड़े बड़े खानदानों के अमीरजादे माया की खूबसूरती के पीछे थे और उसने सबको छोड़कर इस कार्तिक को चुना था, क्योंकि वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी। पर आखिर क्यों? क्या था इस कार्तिक में ऐसा जिसकी वजह से माया इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी? कार्तिक केवल एक अनाथ ही तो था, जिसका ना ही कोई घर बार था, ना कोई पहचान। तो फिर कार्तिक को एक ऐसी महिला को अपनी बनाने का क्या अधिकार था जो उसे भी कभी नहीं मिल पाई थी? उसने कार्तिक को नौकरी से निकालने के लिए बब्बर परिवार की शक्ति का इस्तेमाल किया। यही नहीं, जायसवाल परिवार के साथ मिलकर, यहां तक कि माया के माँ बाप के साथ प्लानिंग करके उसने ऐसी नौबत पैदा कर दी थी कि कार्तिक ने माया को एक आवारा कुत्ते की तरह छोड़ दिया। शशांक वाकई बहुत खुश था, क्योंकि कार्तिक के माया को छोड़ने का मतलब था कि वो उसकी हो सकती थी। लेकिन वो अब भी निश्चिंत नहीं हो पाया था। उसे डर था कि कहीं कार्तिक दोबारा माया की जिंदगी में लौट कर ना आ जाए, और इसलिए कार्तिक के माया से अलग होने के बाद उसने पूरा इंतजाम किया कि कार्तिक हमेशा हमेशा के लिए माया की जिंदगी से दूर हो जाए। उसने कार्तिक को गुंडों से पिटवाया और उसका ट्रक से एक्सीडेंट भी करवा दिया, और गुंडों ने उसे यही बताया था कि कार्तिक मारा जा चुका है। शशांक खुद भी वहां मौजूद था। अपनी कार में बैठे उसने अपनी आंखों के सामने कार्तिक को उस ट्रक से टक्कर खाकर उड़ते हुए देखा था। तो जाहिर है उस भयानक एक्सीडेंट में कार्तिक को ट्रक से मारा जाना चाहिए था। लेकिन वो नहीं मरा, और 3 साल गायब रहने के बाद अब वो लौट आया है। लेकिन क्यों? शशांक ने इस परिणाम को स्वीकार नहीं किया। उसका दिल गवाही ही नहीं दे रहा था इस बात को मानने की। शशांक इसी सोच में उलझा हुआ था कि तभी कार्तिक ने पलटकर शशांक की तरफ देखा। शशांक भले ही अचंभे में था और कार्तिक का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन आज तो उसके चेहरे पर भी कार्तिक को देखकर डर साफ था। उसे भी समझ आ चुका था कि जब जयदेव जैसे महागुरु ने कार्तिक के सामने घुटने टेक दिए हैं, तो उसका भी अंत अब नजदीक ही है। हालांकि उसके ठीक बाद शशांक ने गुरु जयदेव को देखा, जो जमीन पर घुटने टेक कर बैठा था और कार्तिक से लगातार माफी मांग रहा था। कार्तिक को प्रणाम कर रहा था। महान कैप्टन,
हे नरसिम्हा अमर सम्राट, कृपया मुझे छोड़ दे। प्लीज मुझे जाने दे। मैं अपने किए कामों के लिए दिल से शर्मिंदा हूं। आपसे माफी मांगता हूं। आपने सही कहा, मुझे औरतों की इज्जत करना चाहिए थी, लेकिन यह शशांक ही था जिसने मुझे उकसाया था। माही माथुर और माया जायसवाल के साथ ऐसा करने के लिए भी उसने ही मुझे कहा था। मुझे नहीं पता था कि माया आपकी साम्राज्ञी थी, अन्यथा मैं आपको नाराज करने की हिम्मत कभी नहीं करता। गुरु जयदेव रो रहा था और कार्तिक से अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। उसकी बात सुनकर कार्तिक का ध्यान वापस उसकी तरफ गया और उसने जयदेव की तरफ घूरते हुए देखा। शशांक ने तो अब अपने दिल की सारी उम्मीद खो दी थी। कार्तिक में वास्तव में महागुरु को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देने की शक्ति थी, तो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कार्तिक ने गुरु जयदेव की ओर देखा और पूछा। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति ने दूसरों के लिए यह देखना कठिन बना दिया था कि वो क्या सोच रहा था। गुरु जयदेव के पूरे शरीर पर ठंडा पसीना बह रहा था और वो हाथ जोड़े जमीन पर पड़ा था। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये सब शशांक की गलती है। कैप्टन, मैं आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूं। आखिरकार मैं एक महागुरु हूं। मेरा मतलब है था। आप चाहें तो मैं तहे दिल से आपकी सेवा कर सकता हूं। कार्तिक का चेहरा तिरस्कार से भरा था। एक व्यक्ति जिसने जीने के लिए अपनी गरिमा को त्याग दिया था, वो उसका अधीनस्थ होने के योग्य कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं था कि अमर क्षेत्र या व्योम जगत में किसी ने उसका अनुसरण नहीं किया, लेकिन वे सभी प्रतिभाशाली थे। तुम सच में एक नकली महागुरु थे। कार्तिक ने उसके साथ व्यंग किया। गुरु जयदेव ने डर के मारे कार्तिक के पैरों को देखा, क्योंकि कार्तिक की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी आक्रोश के निशान थे। वो बब्बर परिवार में उच्च और पराक्रमी होने का आदी था। उसे कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब वो किसी के सामने घुटने टेक देगा और उससे अपनी जान की भीख मांगेगा। जयदेव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके आत्मसम्मान और गुरूर के चीथड़े उड़ गए हों। और तभी अचानक बिना चेतावनी के कार्तिक ने गुरु जयदेव को एक लात मारी। उसकी लात इतनी मजबूत थी कि जयदेव पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया और दीवार से जा टकराया। कार्तिक ने जयदेव को दीवार से टकराने के लिए बहुत ताकत का इस्तेमाल किया था, जिससे जैसे ही जयदेव उस दीवार से टकराया तो वो दीवार टूट गई। गुरु जयदेव ने आंतरिक अंगों के साथ मिश्रित खून को थूक दिया और जमीन पर गिर पड़ा। वो रेंग रहा था और कराते हुए वहीं जमीन पर जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष कर रहा था। लानत है! गुरु जयदेव का दिल नफरत से भर गया। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गुरु जयदेव ने अपने दांत पीस लिए और अपनी जीवन शक्ति को जला दिया। तभी उसकी नजर कुछ दूर पर बेहोश पड़ी माया पर पड़ी। उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो माया को बंदी बना ले और उसका इस्तेमाल करे तो उसकी मदद से वो कार्तिक से बचकर वहां से निकल सकता है, क्योंकि जब तक माया उसके पास होगी कार्तिक उसे छुएगा भी नहीं। माया के रूप में उसे अपना वहां से जिंदा बचकर निकलने का टिकट दिखाई दे रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एकदम से उठा और बिना पलक झपकाए जल्दी से माया की ओर दौड़ा। वो उसे बंधक बनाना चाहता था। माया को पकड़कर ही उसे आशा की एक किरण दिखाई दे सकती थी। कार्तिक के हाव भाव बिल्कुल ठंडे थे। वो तुरंत माया के सामने प्रकट हो गया। उसकी हथेली चौंकाने वाली शक्ति से बढ़ रही थी। इस शक्ति के तहत हवा हिंसक रूप से कांप रही थी।
माहौल अचानक से बहुत भयानक हो गया था। जयदेव ने एक बार नहीं, दो बार उसकी माया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और इस वक्त तो उसकी आंखों के सामने उसके गुस्से को अब कोई भी शांत नहीं कर सकता था। उसका आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। सभी दिशाओं से बल गुरु जयदेव के चारों ओर लिपटा हुआ था, और उसे लगा कि वो इस बल से कुचला जा रहा है। वो छटपटा रहा था और खुद को उस बंधन से आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भूल गया था कि वो अब महागुरु नहीं है। अब उसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। मैं गलत था, मुझसे फिर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैप्टन, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। गुरु जयदेव रहम की भीख मांगता रहा। उसका चेहरा आंसुओं और थूथन से भरा था, लेकिन अब जो उसने किया था वो कार्तिक की माफी के लायक नहीं था, और इसलिए उसकी तरफ से रहम की लाख पुकार लगाने के बाद भी कार्तिक की अभिव्यक्ति बिल्कुल अपरिवर्तित रही। कार्तिक ने अपनी हथेली बढ़ाई और उसमें से निकलती हुई एक अदृश्य शक्ति गुरु जयदेव के शरीर को घुमाती रही। कार्तिक के हमले में गुरु जयदेव का शरीर तले हुए पकौड़े के जैसा हो गया था, और देखते ही देखते कुछ ही क्षण में वो जमीन पर गिर पड़ा, और उसके गिरते ही खून के अनगिनत छींटे जमीन पर फैल गए। वो मर चुका था। कार्तिक ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और गुरु जयदेव का मुड़ा हुआ शरीर जमीन पर थम से गिर गया। कार्तिक ने केवल उस मानव आकार की वस्तु को उदासीनता से देखा, लेकिन उसने बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाया। जयदेव के खून की छींटों से पूरी जमीन लाल हो चुकी थी। ये एक खूनी दृश्य था। कार्तिक माया के सामने खड़े हो गया और उसने खून को माया तक पहुंचने से रोकने के लिए एक अदृश्य अवरोध का इस्तेमाल किया। उसने माया के शरीर पर खून का एक भी छींटे या बूंद को नहीं आने दिया। उसने अपनी उंगली फड़फड़ाई और अचानक उसमें से प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर उड़ गई और गुरु जयदेव की लाश तुरंत वहां से गायब हो गई। गुरु जयदेव का खून भी प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर द्वारा वेपराइज हो गया था। जब गुरु जयदेव की आकृति पूरी तरह से वहां से गायब हो गई तो उसका खून भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। कार्तिक ने उस जगह को देखा जहां से गुरु जयदेव की डेड बॉडी गायब हो गई थी। हवा में गुरु जयदेव द्वारा छोड़ी गई अभी भी कुछ अवशिष्ट ऊर्जा शेष थी। कार्तिक ने अपनी हथेली से इशारा किया और उसकी हथेली में से भक्षण करने वाली शक्ति खुल गई और बाहर की तरफ फैलने लगी। उसके मीडियंस की लाइन में भक्षण की शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती थी। गुरु जयदेव की ऊर्जा धीरे धीरे अब कार्तिक की ऊर्जा में बदल गई और कार्तिक में समा गई। प्रत्येक क्षेत्र में 3 चरण थे। इस दर पर कार्तिक को केवल कुछ और शक्तिशाली महागुरु को हराने और वर्चुअस फेज में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। पहली बार महागुरु को मारने के बाद कार्तिक ने बहुत ताकत हासिल कर ली थी। उसका वर्तमान क्षेत्र मजबूत नहीं था, इसलिए जयदेव की एनर्जी के अब्जॉर्प्शन का प्रभाव बहुत अच्छा था। जन्मजात और नींव की स्थापना सिर्फ बेसिक थी। कार्तिक की ऊर्जा के अब्जॉर्प्शन ने उसकी नींव को स्थिर कर दिया था। यही वजह थी कि उसकी प्रगति धीमी थी। हालांकि भविष्य में उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। कार्तिक झुका और धीरे से उसने बेहोश माया को जमीन से उठाया और अपनी गोद में उठाए कार की तरफ चल दिया। उसने बड़े ध्यान से माया को कार में बिठा लिया। फिर उसने बड़ी केयरफुली उसके गंदे बालों को साफ किया। उसके मुंह के कोने पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। इस समय उसका हृदय कोमलता से भर उठा। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में माया ने तुरंत उसके बारे में सोचा, जिसका अर्थ था कि वो उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। कार्तिक ने धीरे से कार का दरवाजा बंद किया और धीरे से शशांक की ओर चल दिया, जो दीवार में फंसा हुआ था।
जब प्रेम प्रतिद्वंदी मिलते हैं तो उन्हें आपस में लड़ना चाहिए। हालांकि शशांक केवल अपनी उग्र आंखों का इस्तेमाल कार्तिक को बस धमकाने के लिए कर सकता था, लेकिन वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। कार्तिक अडिग रहा और शशांक के सामने खड़ा हो गया। उसने शशांक को उदासीनता से देखा, जैसे कि वो किसी ऐसी चीज को देख रहा था जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर शशांक बब्बर, लंबे समय से नहीं देखा आपको। मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मेरे साथ जो किया, उसके बाद मुझे मेरी नौकरी और भविष्य से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारी वजह से मैंने उसे भी खो दिया जो एकमात्र मेरे जीने का सहारा है, माया। कार्तिक की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अपने पिछले जीवन में शशांक की वजह से ही उसने अपना सब कुछ खो दिया था। मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूं। तुम्हारी योजना के कारण ही मुझे जायसवाल परिवार छोड़ने के बाद पीटा गया था। मेरे सारे पैसे लूट लिए गए थे और फिर मुझे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जो भी तुम्हारे द्वारा ही भेजा गया था। ये एक नाटकीय दुर्घटना थी। अगर मेरे साथ वो दुर्घटना नहीं हुई होती तो मैं वो कभी नहीं बन पाता जो मैं आज हूं। शशांक ने कार्तिक की बातें सुनी। ये सभी चीजें उसने लोगों से कार्तिक को दबाने के लक्ष्य के साथ करने के लिए कहा था। शशांक को समझ नहीं आया, क्योंकि कार्तिक ने एक साजिश का सामना किया था। वो अभी भी यहां क्यों खड़ा था? आखिर चल क्या रहा है कार्तिक के अंदर? क्या वो शशांक को भी जयदेव की तरह ही मार देगा, या फिर उसका कोई और मकसद है? क्या माया को होश आ जाएगा और वो कार्तिक से मिल पाएगी?